हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो कि आपके 12th के सिलेबस में रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से भी रिलेटेड है एंड दिस टॉपिक इज आल्सो रिलेटेड विद द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ओके, तो क्या इस टॉपिक पे, इस नाम पे हम डिस्कशन करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एज द नेम इंडिकेट्स द डिजीजेज विच आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल इंटरकोर्स। आप सभी लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है, तो वहाँ आपने पढ़ा है अबाउट द टर्म कॉपुलेशन। ओके, तो कॉपुलेशन के दौरान जो डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से एक नॉर्मल पर्सन में स्प्रेड हो, उन्हीं डिजीजेस को कहा जाता है बच्चों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, एंड एज द नेम इंडिकेट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहा जा सकता है। हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि सब रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन का मतलब कि जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड है। क्यों वो सेक्सुअली ट्रांसमिट हो रही हैं? बिकॉज उनके जो पैथोजेंस हैं डिजीज के वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्रेजेंट है। जो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि सीमेन या फीमेल्स की बात करें तो वेजाइनल फ्लूइड्स, तो अगर इनमें वो पैथोजन है, पैथोजन बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, एंड इवन कुछ एसटीडीज प्रोटोजोअन भी होती हैं। ठीक है, तो जो भी पैथोजन है बॉडी में वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या उनके फ्लूइड्स में प्रेजेंट है एंड ड्यूरिंग द इंटरकोर्स वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि पैथोजन रिप्रोडक्टिव ट्रैक में है तो वो कहीं ना कहीं सिम्टम्स भी कॉज कर रहा होगा। रिप्रोडक्टिव ट्रैक के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन करेगा, इचिंग कर सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज को बढ़ा सकता है ना, जो भी आप एसटीडीज के सिम्टम्स पढ़ते हैं। तो इसीलिए एसटीडीज को रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी कहा जाता है। लेकिन कुछ एसटीडीज हम ऐसे डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में बच्चों जो कि हैं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन से फैलती हैं, बट वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक को अफेक्ट नहीं करती। द बेस्ट एग्जांपल इज एड्स, जो आप लोग ह्यूमन हेल्थ डिजीज में पढ़ते हैं। एड्स में अफेक्टेड टारगेट ऑर्गन या टारगेट पार्ट क्या है बॉडी का, बताइए? इम्यून सिस्टम ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। वहाँ आपने कहीं भी ऐसा कोई सिम्टम नहीं पढ़ा होगा कि जेनाइटल ट्रैक में इचिंग या स्वेलिंग, नथिंग, क्योंकि एड्स का जो वायरस है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे अटैक नहीं कर रहा है। एड्स का वायरस अटैक कर रहा है हमारे इम्यून सिस्टम पर, हमारी टी लिम्फोसाइट्स पर, जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो रही है। ठीक है, तो फिर उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड क्यों कहा हमने एड्स को? क्योंकि हमने पढ़ा था कि एड्स का जो पैथोजन है HIV वो बॉडी के हर फ्लूइड में प्रेजेंट है। ठीक है, ब्लड में तो है ही, बट ब्लड के साथ साथ सलाइवा में भी है। अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है, मतलब आफ्टर डिलीवरी, उनके मिल्क में भी प्रेजेंट होगा। जितने भी बॉडी के दूसरे फ्लूइड्स हैं, सीमेन, मेल में सीमेन में भी प्रेजेंट है, फीमेल्स में वेजाइनल फ्लूइड में भी प्रेजेंट है। तो क्योंकि HIV बॉडी के सभी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए अगर इन्फेक्टेड पर्सन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो फ्लूइड एक्सचेंज की वजह से वो HIV किसी दूसरे पर्सन में भी चला जाएगा। ठीक है, तो HIV एक STD है बट RTI नहीं है। इसी तरह एक और है हेपेटाइटिस बी, है ना। तो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जहां पर हम कह सकते हैं कि ऑल STDs आर नॉट RTI, बट मोस्ट ऑफ द जो STDs हैं, इन दो को हम हटा दें, एड्स और हेपेटाइटिस बी को, तो बाकी सभी के सिम्टम्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक से ही रिलेटेड है। इसलिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन कह देते हैं। ठीक है, बट हम इसको नोट में लिख लेंगे कि क्या डिफरेंस है माइनर साइन दोनों वर्ड्स में। और एक जो इसके लिए कॉमन टर्म यूज किया जाता है बच्चों, NCERT में भी गिवन है, दैट इज वेनेरल डिजीज। नहीं गिवन है तो आप लिख लीजिएगा वेनेरल डिजीज। यहाँ पे वेनेरल वर्ड जो है बच्चों, तो वेनेरल वर्ड सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से रिलेटेड होता है, यूँ समझ लीजिए। इसलिए लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है इसका, तो दैट मीन्स द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या सेक्सुअली जो डिजीज ट्रांसमिट हो रही है। तो वेनेरल के साथ हमने डिजीज लगा दिया, इट मीन्स द डिजीज विच ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। दैट्स वाई STDs आर ऑल्सो कॉल्ड वेनेरल डिजीज। मान लीजिए नीट में क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ वेनेरल डिजीज। अब अगर आपने सिर्फ STD वर्ड ही पढ़ा है तो आप ऑप्शन चूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए बायोलॉजी में स्पेशली सिनोनिम्स पता होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कई बार कॉन्सेप्ट पता होता है बट अगर सिनोनिम नहीं पता तो हम करेक्ट आंसर चूज नहीं कर पाते। ठीक है, क्लियर? स्टार्ट करें हम इस टॉपिक को। चलिए, सबसे पहले आते हैं हम इसकी डेफिनेशन पर। क्या होती हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस? सिंपल, जैसा मैंने आपको अभी बताया, द डिजीजेस विच आर
कम्युनिकेबल में ही आएगा ना ये, बट ऑब्वियस जो भी ट्रांसमिट होती है एक पर्सन से दूसरे में, दे आर कम्युनिकेबल डिजीज. द डिजीजेज विच आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्शुअल इंटरकोर्स जिसे कॉपुलेशन या कॉइटस भी कहा जाता है, ठीक है, विद इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड एसटीडीज. ठीक है, क्लियर. एंड क्यों इन्हें आरटीआई कहा जाता है, यहां पर हम लिख देंगे एक पॉइंट. सिंस STDs cause symptoms related to reproductive tract as लिख देते हैं, as STDs cause symptoms related to reproductive tract, so they are called RTI. दोबारा फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है RTI. ठीक है, RTI. बट वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल STDs आर नॉट RTI. हम सभी STDs को RTI, बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, नीट में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, कि ऑल STDs आर नॉट RTI. सभी STDs RTI नहीं हैं. क्यों? क्योंकि कुछ STD ऐसी हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिट तो हो रही हैं, बट उनसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, बल्कि बॉडी का कोई दूसरा पार्ट अफेक्ट हो रहा है. बट क्योंकि उनके पैथोजन सेक्सुअल फ्लूइड्स में प्रेजेंट हैं, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स में प्रेजेंट हैं, इसलिए वो STDs की कैटेगरी में रखी गई हैं. तो ऑल STDs आर नॉट RTI, बट याद रखिएगा, ऑल RTI आर STD. यस और नो? जितने भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होने वाले इन्फेक्शन हैं वो तो सेक्सुअली ट्रांसमिट होंगे ही होंगे, तो RTI जितनी भी हैं उन्हें STDs कहा जाएगा. ठीक है, इसका एग्जाम्पल, क्यों हम सभी STDs को RTI नहीं कह सकते? एग्जाम्पल, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी. ठीक है, एड्स में इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है ये, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी लिवर से रिलेटेड डिसऑर्डर है. ठीक है, यहाँ इम्यून डेफिशिएंसी होती है और यहाँ पर लिवर डैमेज होता है. ठीक है, क्लियर. तो ये स्टेटमेंट ध्यान रहेगा आपको. और वेनरल डिजीज क्यों कहते हैं मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया, नोट करिए इन्हें. फिर हम डिस्कस करते हैं लिस्ट ऑफ दीज डिजीज, कि इनमें कौन कौन सी कॉमन डिजीजेज हैं. वैसे तो बहुत डिजीज हैं बच्चों STDs में, बट जो कुछ कॉमन डिजीज हैं, इनकी डिजीज में STDs की आपको किसी की भी डिटेल नहीं पढ़नी है, सिर्फ आपको एक टेबल बनाएंगे हम जहाँ पे डिजीज का नाम और उसके पैथोजन, ठीक है, उन सबके अलग अलग कॉज या उनसे रिलेटेड स्पेसिफिक चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं. सिर्फ हम डिजीज डिस्कस करने के बाद इनके कुछ कॉमन सिम्टम्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसे नोट करिए. ओके, नाउ डेफिनेशन के बाद आता है नेक्स्ट, सेकेंड, कॉमन STDs. क्योंकि हम सारे STDs तो डिस्कस कर नहीं रहे, तो वी विल टॉक अबाउट सम कॉमन STDs. यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं बच्चों. यहाँ लिख लेते हैं हम नेम ऑफ डिजीज, और यहाँ हम लिख लेंगे नेम ऑफ पैथोजन, किस पैथोजन से ये डिजीज़ हो रही है. ठीक है, एंड दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट. ठीक है, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा. पैथोजन्स के नाम थोड़े से टिपिकल हैं, कुछ तो आपको लर्न भी होंगे, बट यू हैव टू लर्न दैम. ठीक है, अच्छा, STDs मैंने आपको कहा बैक्टीरियल भी हो सकती है, वायरल भी और प्रोटोजोन भी. तो जो लिस्ट हम बना रहे हैं वो इसी अकॉर्डिंग बना लेते हैं. सबसे पहले बैक्टीरियल डिजीजेस देख लेते हैं कौन कौन सी हैं. बैक्टीरियल STDs. ठीक है, तो बैक्टीरियल STDs में हैं बच्चों, फर्स्ट इज वेरी कॉमन डिजीज गोनोरिया. NCERT ने आपको डिजीजेस के नाम तो दिए हैं, बस पैथोजन्स नहीं बताए हैं, तो पैथोजन्स हम यहाँ लिख लेते हैं. गोनोरिया का पैथोजन है नाइजीरिया गोनोरी. ठीक है, जो बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्पेलिंग्स लर्न करनी पड़ेंगी, और बाकी नीट के स्टूडेंट्स के लिए तो ऑप्शन होगा ही. ठीक है, वैसे बोर्ड में पैथोजन का नाम पूछने के चांसेस कम हैं, क्योंकि NCERT में नेम्स नहीं दिए हैं. जिनके दिए हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर. देन आफ्टर दिस गोनोरिया के बाद एक डिजीज आती है बच्चों, क्लेमाइडियासिस. ठीक है, क्लेमाइडियासिस के बैक्टीरिया का नाम है क्लेमाइडिया
ट्रैकोमेटिस, ठीक है। देन थर्ड वन इज सिफिलिस। बैक्टीरियल डिजीजेज में आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी इसका नाम पढ़ा था। इसका पैथोजन है ट्रिपोनेमा पैलिडम। अगेन दिस इज अ बैक्टीरिया बिकॉज वी आर स्टडिंग द बैक्टीरियल डिजीज, ट्रिपोनेमा पैलिडम, ओके। देन इन सबसे रिलेटेड मैंने स्पेसिफिक सिम्टम्स डिस्कस नहीं किए हैं बिकॉज दे आर नॉट इन योर कोर्स। नेक्स्ट आते हैं हम वायरल डिजीज पे। बैक्टीरियल के बाद वायरल एसटीडीज कौन कौन सी हैं? वायरल एसटीडीज, ठीक है। देखिए वायरल एसटीडीज में बच्चों सबसे कॉमन, द मोस्ट कॉमन वन यू ऑल नो, दैट इज एड्स, ठीक है। बोर्ड इज विजिबल टू यू ना? यस, अभी तो है हमारे पास काफ़ी स्पेस, बाद में हम रब कर लेंगे। वायरल एसटीडीज में द मोस्ट कॉमन इज एड्स, ठीक है, जिसका पैथोजन आपको पता है एचआईवी, तो कई बार एड्स को एचआईवी डिजीज भी कह देते हैं, इसलिए मैंने ये वर्ड यहाँ लिख दिया है। इसका पैथोजन कौन है? यू ऑल नो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? एचआईवी, ठीक है। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। देन एच, वायरल डिजीज को याद करने का तरीका है, आप ट्रिपल एच याद रख सकते हैं। इसमें एचआईवी हो गया, देन उसके बाद एक डिजीज होती है बच्चों, अगर आप लोगों ने सुना हो तो, अच्छा इसके साथ तो आप हेपेटाइटिस बी याद रखते ही हैं, हेपेटाइटिस बी, क्योंकि ये दोनों वो डिजीज भी हैं जो एसटीडी हैं, दे आर एसटीडीज बट नॉट आरटीआई, लेकिन ये आरटीआई नहीं है, इनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन नहीं कहा जाता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट बच्चों, ठीक है। हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है उसका नाम है सेम, जो डिजीज का नाम है वही वायरस का नाम है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा नीट में कि विच इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी, ठीक है, क्योंकि ये कोई भी याद रख सकता है, हेपेटाइटिस बी वायरस। देन एक और जो डिजीज़ है वायरल एसटीडीज़ में, दैट इज़ हर्पीज़। अगर आप लोगों ने सुना हो, हर्पीज़ में इसको ज़्यादा स्पेसिफिक है अगर हम बोलें जेनाइटल हर्पीज़, क्योंकि हर्पीज़ बच्चों दोनों तरह का होता है अलग अलग, जेनाइटल हर्पीज़ भी होता है, और हर्पीज़ का एक दूसरा इन्फेक्शन जो है वो लिप्स या ओरल म्यूकोजा को इन्वॉल्व करता है, और कभी कभार बॉडी के किसी दूसरे सेगमेंट, अपर पार्ट को भी इंक्लूड कर सकता है, ट्रंक वगैरह को, ठीक है, क्लियर। तो जो हर्पीज़ जेनाइटल हर्पीज़ है, ये पर्टिकुलर जिस वायरस से होता है उसका नाम है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस, हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है HSV। इसकी फॉर्म्स होती हैं अलग अलग, HSV फर्स्ट, HSV सेकेंड, ठीक है। दिस इज जेनाइटल हर्पीज़। और अगर आपको ध्यान हो तो जब हम चिकन पॉक्स पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, तो वहाँ मैंने चिकन पॉक्स का एक लेट कॉम्प्लिकेशन लिखवाया था, उसे भी हर्पीज़ नाम दिया था, बट वहाँ पे हमने वायरस का नाम लिखा था हर्पीज़ जोस्टर वायरस। जैसे वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, वैसे ही हर्पीज़ जोस्टर वायरस। तो कभी कभार अगर एमसीक्यूज़ में जेनाइटल हर्पीज़ का पैथोजन पूछा जाता है और वहाँ ऑप्शन में सिम्प्लेक्स भी दिया हो और जोस्टर भी दिया हो, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर कि जेनाइटल हर्पीज़ का HSV है पैथोजन, सिम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरा हर्पीज़ है जो चिकन पॉक्स के कॉम्प्लिकेशन से होता है, उसको शिंगल्स भी कहा जाता है, और वो एक न्यूरोपैथिक पेन प्रोड्यूस करता है, मतलब उसमें जो वायरस है वो नर्व्स इन्वॉल्वमेंट भी करता है, तो वहाँ पर भी बॉडी पे छोटे छोटे स्पॉट्स टाइप हो जाते हैं, पिस्ट्यूल्स हो जाते हैं, बट उसमें न्यूरल इन्वॉल्वमेंट भी होता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर ये अलग है, दिस इज रिलेटेड टू द जेनाइटल ऑर्गन, सो दिस इज कॉल्ड जेनाइटल हर्पीज़, ठीक है, क्लियर। एंड देन सेवेंथ इज जेनाइटल HHH हो गया, ठीक है, ट्रिपल H ध्यान रख लेंगे। एंड वन इज जेनाइटल वॉर्ट्स, जेनाइटल WARTS वॉर्ट्स, ठीक है। अगेन वॉर्ट यानी एक छोटा सा प्रोलिफरेशन, एक छोटी सी प्रोट्रूडिंग ग्रोथ, ठीक है, जो कि ज़रूरी नहीं है जेनाइटल ऑर्गन्स में ही हो, कभी कभार बॉडी के किसी और पार्ट पे भी वॉर्ट्स हो जाते हैं, जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में कभी कभार मस्सा भी बोल दिया जाता है, ठीक है। अगर उसका साइज़ बढ़ रहा हो तो कहते हैं कि तुरंत सर्जरी करवा लो, क्योंकि वो हो सकता है इट इज़ लाइक अ बिनाइन ट्यूमर जो कि मेलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी तरह से अगर जेनाइटल ऑर्गन्स में इस तरह के वॉर्ट्स हो जाएं तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड जेनाइटल वॉर्ट, एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर आप कह सकते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ, बट बिनाइन फॉर्म में है। तो इसके पैथोजन का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। जब हमने कैंसर पढ़ा था तो कैंसर कॉजिंग वायरस में यू रिमेंबर हमने इसका नाम लिखा था HPV, एप्स्टीन बार वायरस, HPV, ठीक है। तो इसलिए आप कोरिलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली कि जो जेनाइटल वॉर्ट्स है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, जो वॉर्ट्स है दिस इज समवॉट अ बिनाइन प्रोलिफरेशन, ठीक है, क्लियर। एंड देन लास्ट आता है हमारा, एक डिजीज़ का नाम और ऐड करना है,
आई थिंक नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर द नेक्स्ट डिजीज इज, लास्ट डिजीज है वायरल डिजीज के बाद प्रोटोजोअल एसटीडी, प्रोटोजोअन एसटीडी, ठीक है। प्रोटोजोअन एसटीडी में यू हैव टू रिमेंबर वन नेम, दैट इज ट्राइकोमोनियासिस। जब आपने प्रोटोजोअन्स पढ़े होंगे सेकेंड चैप्टर में 11th के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो वहाँ ये नाम पढ़ा होगा उनके साथ, लीशमैनिया, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा क्या, लीशमैनिया, हाँ यस ट्रिपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस करता है जो, उन्हीं के साथ एक प्रोटोजोअन का नाम अगर आपने पढ़ा हो, इफ यू रिमेंबर, दैट इज ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ठीक है। तो इससे जो डिजीज होती है दैट इज ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। सो दीज आर सम कॉमन एसटीडीज, ठीक है। ये लिस्ट आपको अपने नोट्स में बनानी है। यू हैव टू रिमेंबर ऑल द नेम्स ऑफ पैथोजेंस। और ये भी ध्यान रखिएगा, नीट में बहुत फ्रिक्वेंटली इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, चूज द ग्रुप ऑफ वायरल एसटीडीज या चूज द ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल एसटीडीज, तो वहाँ पे ये सब ऑप्शंस होंगे, तब आप कंफ्यूज मत होइएगा। यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे एक और जो मुझे ध्यान आ रहा है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्लामाइडियासिस के नाम में ट्रैकोमैटिस वर्ड आ रहा है और थोड़ा सा मिलता जुलता है ट्राइकोमोनियासिस, बट ये बैक्टीरियल एसटीडी है और ये प्रोटोजोअन एसटीडी है, ठीक है। नोट डाउन करिए इसे, फिर हम डिस्कस करेंगे इसके सिम्टम्स। डन। और हाँ बच्चों, इस टेबल के एंड में आप लोग अगेन एक नोट लिखिएगा, जितनी भी एसटीडीज आपने ये पढ़ी, इनमें से मोस्ट ऑफ द एसटीडीज आर क्योरेबल, बट 3 एसटीडीज ऐसी हैं बच्चों जिनका क्योर नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मोस्ट ऑफ एसटीडीज आर क्यूरेबल इफ अर्ली डिटेक्टेड। ऐसा भी कहते हैं अगर एसटीडीज बहुत, क्योंकि एसटीडीज का अर्ली डिटेक्शन नहीं होता है, अभी हम सिम्टम्स में डिस्कस करेंगे क्यों, तो अगर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तब ज़रूर उसमें प्रॉब्लम्स होती है, बट अगर अर्ली स्टेज पर डिटेक्शन हो जाए तो एसटीडीज आर इजीली क्यूरेबल, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है, प्रोटोजोअन के लिए एंटी प्रोटोजोअन ड्रग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ एसटीडीज आर क्यूरेबल इफ अर्ली डिटेक्टेड, बट अनक्यूरेबल एसटीडीज आर, जो अनक्यूरेबल एसटीडीज है ना बच्चों, वो सभी वायरल एसटीडीज हैं। आप सभी को पता है वायरल डिजीजेस को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वायरस हमारी ही सेल में घुसकर हमें डैमेज करते हैं। तो एड्स पढ़ चुके हैं आप लोग, लीथल डिजीज है। हेपेटाइटिस बी, इसीलिए हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इवन जो भी जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए तो कंपलसरी होता है कि यू हैव टू हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करवाना ही होगा। और आपने पढ़ा है कि एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है, बहुत टाइम पहले अवेलेबल नहीं था, बट बायोटेक्नोलॉजी ने यीस्ट के थ्रू इसका वैक्सीन बनाकर हमें दिया, ठीक है। दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। जब भी इसका नाम आता है हमेशा लिख देते हैं हम रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन इज अवेलेबल, ठीक है, जिससे आप कोरिलेट कर सकें अगर नीट में क्वेश्चन आए तो। और थर्ड जो इनक्यूरेबल एसटीडी है बच्चों, दैट इज जेनाइटल वॉर्ट्स, ठीक है। वॉर्ट्स को यहाँ पर इसलिए इनक्यूरेबल एसटीडी में रखा क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि एचपीवी का अगर एक बार इन्फेक्शन होता है इट इज़ लाइक अ कैंसर। तो अगर इनिशियल स्टेज पर इसको कर भी दिया जाए ट्रीट, लेकिन फिर से ये दोबारा रिकरेंस हो जाता है इसका, तो इसे भी इनक्यूरेबल एसटीडी माना गया है, ठीक है। क्लियर, नोट डाउन करिए। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैं एक छोटी सी चीज़ गलत बता दी आपको, जेनाइटल वॉर्ट्स नहीं, जेनाइटल हर्पीज। दैट्स वाई आई वाज थिंकिंग कि वॉर्ट्स तो बिनाइन स्टेज पर है तो इट इज़ ट्रीटेबल, हाँ मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो जाए तो बात अलग है, बट जेनाइटल हर्पीज जो है, ठीक है, हर्पीज के जो पिस्ट्यूल्स हो जाते हैं, इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन और इसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल या यूँ कहिए इम्पॉसिबल होता है लगभग, ठीक है। हर्पीज जॉस्टर फिर भी ट्रीटेबल है, बट जेनाइटल हर्पीज इज इनक्यूरेबल, ओके। लिख लीजिए ये पॉइंट्स आप लोग, ठीक है। इसको अच्छा, इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका भी हो गया ना, ट्रिपल एच, ये जो आपके ट्रिपल एच हैं, HIV, हेपेटाइटिस बी और हर्पीज, ये तीनों वायरल एसटीडीज भी हैं और ये तीनों अनक्यूरेबल एसटीडीज भी हैं, ठीक है। डन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लिखिए आप एसटीडीज के टेबल के बाद थर्ड हेडिंग सिम्टम्स, ठीक है। एसटीडी के जो सिम्टम्स हैं बच्चों, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो अर्ली सिम्टम्स, और ये सिम्टम्स इतने कॉमन होते हैं कि इनको डिटेक्ट कर पाना, मतलब जैसे इचिंग है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक से रिलेटेड, डिस्चार्ज है, तो कई बार पर्सन इनको अवॉइड कर देता है कि सिंपली वैसे ही हो गया होगा, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, या
दूसरा रीज़न है हेजिटेशन भी, ठीक है। सोशल स्टिग्मास जो हैं STDs से रिलेटेड, उन्हें अवॉइड करने के लिए पर्सन्स अवॉइड टू गो टू द कंसल्ट टू गायनेकोलॉजिस्ट और जो भी डॉक्टर हैं VD स्पेशलिस्ट वगैरह, ठीक है। तो इसलिए इसके जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो टाइम पे डिटेक्ट, अगर वो नहीं डिस्कस करेंगे डॉक्टर से तो क्या होगा, डिजीज़ कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ले लेगी एंड इट विल लीड टू लेट कॉम्प्लिकेशंस, जो कि बहुत ही डेंजरस कंडीशंस हैं। अभी आप देखिएगा, लेट कॉम्प्लिकेशंस अगर हो जाएं STDs के, तो मतलब जो डिजीज़ बहुत इजीली ट्रीट हो सकती थी सिंपली एंटीबायोटिक्स एंटीप्रोटोजोन से, वो डिजीज़ इनफर्टिलिटी कैंसर तक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। पहले अर्ली सिम्टम्स लिख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। दे ऑल आर अगेन गिवन इन NCERT। इचिंग, सिंपली जैसे किसी भी इन्फेक्शन में इचिंग होती है, ठीक है, स्किन रिलेटेड इन्फेक्शन जो होते हैं, तो यहाँ पर इचिंग हो सकती है। डिस्चार्ज, फ्लूइड डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, फ्लूइड डिस्चार्ज, या फिर स्लाइट पेन भी हो सकता है, जो पैल्विक रीजन में होता है ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो पैल्विक रीजन से रिलेटेड पेन होने लग जाता है पर्सन को, और या फिर स्वेलिंग्स, ठीक है। और ये सारे सिम्टम्स कहाँ होंगे बच्चों, इन द जेनाइटल रीजन, इन द जेनाइटल रीजन, बट ऑब्वियस क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, येस दीज सिम्टम्स आर नॉट रिलेटेड टू एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, उनके सिम्टम्स बिल्कुल अलग है, दैट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब अगर इनका अर्ली डिटेक्शन ना हो, अर्ली ट्रीटमेंट ना हो, तो क्या होगा, दे विल लीड टू लेट कॉम्प्लिकेशंस if not treated at early stage। क्यों ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्योंकि एक तो सिम्टम्स बहुत ही कॉमन सिम्टम्स थे जो कि डिस्कस नहीं किए, और दूसरा हेजिटेशन की वजह से, सोशल स्टिग्मा की वजह से। तो क्या लेट कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, देखिए NCERT के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे पहला लेट कॉम्प्लिकेशन दिया है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो सबसे कॉमनली नीट में ऑप्शंस में मिलेगा आपको। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो पेल्विक रीजन है उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमने पढ़ा पेन और इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो पेल्विक, जो भी पेल्विक रीजन में जो भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ठीक है। या फिर एक दूसरा इसका कॉम्प्लिकेशन है बच्चों इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मीन्स कि इसी चैप्टर में आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आप लोगों ने डिस्कस किया कि जब कपल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी अगर प्रेगनेंसी ना हो तो इसका मतलब इनफर्टिलिटी है, मे बी प्रॉब्लम इन द मेल पार्टनर और इन द फीमेल पार्टनर। तो वो जो प्रॉब्लम है उसके कई सारे कॉजेज आपने पढ़े, फिजिकल कॉज हो सकता है, स्ट्रेस भी उसका एक फैक्टर है, कुछ ड्रग्स हो सकते हैं, दवाइयाँ जिनकी वजह से ऐसा हुआ, बट वन ऑफ द फैक्टर इज STD ऑल्सो, कि अगर STDs उन्हें रही हों। अच्छा, STDs के लिए वल्नरेबल एज ग्रुप क्या होता है बच्चों, सबसे ज़्यादा STDs अफेक्ट करती हैं 15 से 24 ईयर्स के एज ग्रुप को। जब एडोलेसेंस में एंटर करते हैं हम, तब से लेकर जो 24-25 ईयर्स का एज ग्रुप है, इस दौरान सबसे ज़्यादा देखी गई हैं STDs, ठीक है। तो अगर इनका ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं हो, और यही रिप्रोडक्टिव, इसके बाद ही रिप्रोडक्टिव, मतलब यहीं से रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होती है, फिर जब प्यूबर्टी से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, तो इस दौरान अगर ये डिजीज़ बहुत कॉमनली इन्फेक्शंस रहेंगे रिप्रोडक्टिव एरियाज़ में, तो दे वुड लीड टू इनफर्टिलिटी। कुछ किसी भी तरह से, मान लीजिए फीमेल की बात करें हम, तो ओवरीज में किसी वजह से ओव्यूलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया, बट जनरली ओवरी को अफेक्ट करने की जगह यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब या यूट्रस से रिलेटेड डैमेज ज़्यादा होते हैं। यूट्रस की लाइनिंग में कोई डिस्टर्बेंस हो गया या फेलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज हो गया, तो दैट विल लीड टू इनफर्टिलिटी, ठीक है। या मेल्स में जो डक्ट्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो गई, सीमेन का ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, स्पर्म्स नहीं आ पा रहे, तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है, क्लियर। इसीलिए इनका अर्ली ट्रीटमेंट ज़रूरी है कि ये इस तरह की फॉर्म्स ना ले लें। देन इनफर्टिलिटी के अलावा एक आपकी बुक में बच्चों इंटरेस्टिंग टर्म दी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो शायद आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ा हो। क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस की जगह किसी और पार्ट में हो जाए, कोई और पार्ट क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब, तो इस तरह की प्रेगनेंसी को कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऐसा क्यों हुआ होगा बच्चों कि अगर मान लीजिए स्पर्म, यहाँ पर ओवा प्रेजेंट है, ठीक है, स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बन गया। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए था, इस जाइगोट को रोल डाउन करके कहाँ जाना चाहिए था, यूट्रस में। बट मान लीजिए फेलोपियन ट्यूब में कोई भी डिस्चार्ज है, कोई भी ब्लॉकेज है, जिस वजह से ये जाइगोट ने
अपना साइज बढ़ाना तो स्टार्ट कर दिया, बट ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये ब्लॉकेज ऐसा था कि स्पर्म तो एंटर कर गए बट अब एम्ब्रियो नहीं आ पा रहा बाहर। तो क्या होगा, उस एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन यहाँ होने की जगह यहीं पर फेलोपियन ट्यूब के साथ ही वो अपनी जगह बना लेगा। एंड दिस इज वेरी डेंजरस कंडीशन। अगर इसका अर्ली डिटेक्शन नहीं हो, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तब अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पता ना चले तो फेलोपियन ट्यूब विल बी बर्स्ट एंड इट मे लीड टू डेथ ऑफ द लेडी। ठीक है, इसलिए एक्टोपिक प्रेगनेंसीज जो हैं दे आर वेरी डेंजरस रिस्की कंडीशंस। ठीक है, और ये क्यों होती है, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हुआ, और ब्लॉकेज का एक कारण हो सकता है एसटीडी। तो व्हाट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी? दिस इज द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, क्लियर? देन और क्या हो सकता है यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अलावा बच्चों? एक कॉम्प्लिकेशन आपके बुक में दिया है, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि लगातार आपको पता है इरिटेशन हो रहा है सेल्स में या वॉर्ड्स हैं, तो दे मे लीड टू द कैंसर। ठीक है, सो दीज आर सम कॉम्प्लिकेशंस एंड अर्ली सिम्टम्स, इन्हें भी आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। एक दो और रह गए कॉम्प्लिकेशंस। अबॉर्शंस भी यहाँ पर कॉमनली देखे गए हैं। ठीक है, अबॉर्शन क्यों, वाई? क्योंकि अगेन वही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड इन्फेक्शंस हुए हैं, तो यूट्रस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या उसकी लाइनिंग में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एम्ब्रियो इम्प्लांट तो हो गया बट वो इम्प्लांटेशन लॉन्ग टाइम तक नहीं रहा एंड फर्स्ट 3 मंथ में कभी भी वो अबॉर्ट हो गया, तो दैट इज सिंपली अबॉर्शन। और या फिर इसी से रिलेटेड एक और टर्म है स्टिल बर्थ, कि अब की बार अबॉर्शन नहीं हुआ लेकिन एम्ब्रियो ग्रो कर गया, लेकिन आगे जाकर 6th 7th 8th 9th मंथ पर वो जो एम्ब्रियो है उसकी डेथ हो गई और जब बेबी बॉर्न हुआ तो वो मरा हुआ बेबी पैदा हुआ, ऐसा भी होता है। इस तरह के बच्चों को कहा जाता है स्टिल बर्थ। ठीक है, तो स्टिल बर्थ इज द बर्थ ऑफ डेड बेबी। ठीक है, न्यू बॉर्न तो नहीं लिख सकते, तो यही हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्लियर? तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। आप देखिए सारे ही कॉम्प्लिकेशंस कितने बहुत ही डेंजरस फॉर्म हैं, क्योंकि इन सब का बहुत इजीली ट्रीटमेंट हो सकता था और अगर नहीं हुआ तो दे विल लीड टू सच रिस्की कंडीशंस। ओके, इसलिए एसटीडीज का टाइमली ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम में भी आते हैं, जो आपने इसमें पढ़ा होगा ना इस चैप्टर में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, कि अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाते हैं। आरसीएच जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम करता है लोगों में इस तरह की नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो उसका एक पार्ट एसटीडी से रिलेटेड नॉलेज भी लोगों को देना है। ठीक है, अब हम लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं इसका प्रिवेंशन। डन? ठीक है, नाउ लास्ट हेडिंग लिखिए प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ एसटीडीज। प्रिवेंशन का एक सबसे अच्छा तरीका है अवेयरनेस, क्योंकि इसमें वल्नरेबल एज ग्रुप कौन है मैंने आपको बताया, यहाँ लिख लेते हैं हम। द वल्नरेबल एज ग्रुप ऑफ एसटीडीज इज 15 to 24 years एज ग्रुप। ठीक है, सो अवेयरनेस among them is essential। अगर उन्हें पता होगा कि इस तरह के सिम्टम्स आने पर डॉक्टर से कंसल्ट करना है, वरना इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें आगे जाकर फेस करनी पड़ सकती हैं, तो ये एसटीडीज़ को प्रिवेंट, हालांकि ये डायरेक्टली प्रिवेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो डिजीज़ हो गई है उसके अर्ली डिटेक्शन की हम बात कर रहे हैं, बट येस यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर अवेयरनेस होगी कि एसटीडीज़ कैसे होती हैं तो एसटीडीज़ से बचा जा सकता है, क्योंकि एसटीडीज़ भी कोई वाटर, किसी कंटामिनेटेड वाटर या फूड या एयर से तो हो नहीं रहा है, सिंपली एसटीडीज़ हो रहा है बाय डूइंग द इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। तो यहाँ हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जिनको ध्यान में रखकर क्या हो सकता है, इन एसटीडीज से बहुत इजीली बचा जा सकता है। तो वो कौन से पॉइंट्स हैं बच्चों? फर्स्ट इसको हम नोट की तरह लिख लेते हैं, जस्ट अ पॉइंट, कि एज द वल्नरेबल एज ग्रुप ऑफ एसटीडीज इज 15 to 24 years, सो अवेयरनेस अमंग देम इज एसेंशियल। ठीक है, अब किस तरह से क्या क्या अवेयरनेस उन्हें होनी चाहिए? फर्स्ट, अवॉइड sexual intercourse with multiple partners, unknown partners with multiple or unknown partners,
ठीक है। सेकेंड इज यूज ऑफ कॉन्डम्स। जब आपने कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ा, कॉन्डम्स कौन से टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं बच्चों? बैरियर डिवाइसेस, है ना। और बैरियर डिवाइसेस क्या करती हैं? फ्लूइड्स को, मतलब सीमेन और ओवा की सीमेन की एंट्री को रोकते हैं, है ना। दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो अगर सीमेन ही एंटर नहीं करेगा या वेजाइनल फ्लूइड्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो फ्लूइड्स के थ्रू पैथोजेंस का ट्रांसमिशन नहीं होगा। सो यूज ऑफ कॉन्डम्स, दैट इज बैरियर मेथड्स, प्रिवेंट एसटीडीज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नीट में पूछा जाता है कि कॉन्डम्स का एक एडिशनल एडवांटेज क्या है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव तो है ही कॉन्डम, बट उसका एडिशनल एडवांटेज है इट प्रिवेंट द कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम एसटीडीज, ठीक है। एंड सी, consult to a qualified doctor, consult to a qualified doctor for early detection, ठीक है। जितना जल्दी हो सके, अगर बच्चों को सिम्टम्स पता होंगे, इस एज ग्रुप को सिम्टम्स पता होंगे, तभी तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अगर पता ही नहीं होगा कि इस तरह के सिम्टम्स किसी डिजीज को इंडिकेट करते हैं, देन हाउ दे विल गो टू फॉर कंसल्टेशन टू अ डॉक्टर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे इन एसटीडीज से बचा जा सकता है। इसका मतलब ये भी है कि एसटीडीज एक तरह की सेल्फ इन्वाइटिंग डिजीज भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगेन अनकॉन्शियस इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, जैसे हमने एड्स में भी डिस्कस किया था ना, सेम पॉइंट एग्जैक्टली वही है यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं इस पॉइंट को, लास्ट में लिख देती हूँ मैं, कि जो एड्स और हेपेटाइटिस बी है, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड, दे आर नॉट ओनली एसटीडी, सिर्फ एसटीडीज ही नहीं है, दे आर ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय ब्लड, शेयरिंग निडल्स, इंजेक्शंस, इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर्स होते हैं ना, निडल्स जो जिनसे ड्रग लेते हैं उसे शेयर करते हैं, ठीक है। तो और या फिर ब्लड, इसको हम बहुत अच्छे से एड्स में डिटेल में डिस्कस किया था हमने ये सारे पॉइंट्स, ब्लड शेयरिंग, इंजेक्शंस, निडल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्योंकि एसटीडी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि एड्स एंड हेपेटाइटिस बी आर ट्रांसमिटेड ओनली सेक्सुअली, तो नहीं, दे कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय इन कॉन्टैक्ट। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के कॉन्टैक्ट में हमारा ब्लड आ जाए तो ऐसा नहीं, मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन का कोई चोट लगी, उसका ब्लड निकल रहा है और हमने उसको बैंडेज किया, डॉक्टर ने ग्लव्स पहन के उसको प्रॉपर्ली ट्रीट किया, तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाथ पे हमारे भी कोई कट लगा हुआ है और उसका ब्लड हमारे ब्लड के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो उस कट से HIV सीधा हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है, ठीक है। तो ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, ओके। और जो भी इंजेक्शंस, निडल्स हैं या जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अगेन ब्लड के कॉन्टैक्ट में आती हैं, उनके थ्रू भी एड्स ट्रांसमिट होता है, ठीक है, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसटीडी। अब आप लोग इसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए अपने MCQs, ओके। बेस्ट ऑफ लक।